हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमारे बुक से चैप्टर नंबर 17 पढ़ा था, जिसका नाम है इंडिया, हर पास्ट एंड फ्यूचर, जहां हमने जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार भारत के अतीत के बारे में और साथ साथ उनका सपना भारत के भविष्य के बारे में। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आया है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। फर्स्ट, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फिल नेहरू विद प्राइड एंड वंडर। प्राचीन भारत के कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो रूप हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को गर्व और आश्चर्य से भर देते हैं। लिस्ट 4 सच एस्पेक्ट्स। हमें कोई 4 पॉइंट यहाँ पर बताने हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े, जिन पे पंडित नेहरू को बहुत गर्व है और आश्चर्य है। आंसर, एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट फिल नेहरू विद प्राइड आर। तो बच्चों 4 पॉइंट हमें लिखने हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक रेस, कि यहाँ के लोग कितने शक्तिशाली ऊर्जावान थे। सेकेंड, ईगर टू नो, स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, यहाँ के लोग हमेशा जिज्ञासु से भरे हुए रहते थे, प्रश्न पूछते थे, हर चीज वो जानना चाहते थे। थर्ड, मैच्योर एंड टॉलरेंट सिविलाइजेशन, यहाँ की सभ्यता कितनी परिपक्व और कितनी सहनशील थी। एंड फोर्थ, फॉरएवर सर्चिंग फॉर ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, यहाँ के लोग लगातार सच की तलाश करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करते थे। ओके, नेक्स्ट, डिड द सिचुएशन इन इंडिया चेंज फॉर द बेटर और वर्स। ये तो हुई अतीत की बात। इसके बाद जो चेंजेस हुए थे भारत के इतिहास में, वो चेंजेस क्या भारत के लिए अच्छे थे या भारत के लिए बुरे थे। गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहले तो आपको बताना है कि जो परिवर्तन हुआ इस सिचुएशन के बाद में, क्या वो अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ। और उसके बाद में आपको 3 कारण बताने हैं कि आप अगर आंसर दे रहे हो कि अच्छे के लिए हुआ तो क्या अच्छा हुआ, 3 पॉइंट बताओ। अगर आप कह रहे हो कि वो परिवर्तन बुरे के लिए था तो क्या बुरा हुआ, 3 पॉइंट आपको बताने हैं। आंसर, इन मिडाइवल इंडिया द सिचुएशन चेंज्ड फॉर द वर्स। तो बच्चों, मध्यकालीन समय में जो परिवर्तन हुआ भारत में, वो परिवर्तन बुरे के लिए हुआ। उसके बाद भारत की स्थिति और खराब हो गई थी। कैसे, 3 पॉइंट हमें बताने हैं। फर्स्ट, इन द प्लेस ऑफ फ्रेशनेस एंड यूथ, ओल्ड एज एंड बैड टेम्पर गेन ग्राउंड। पहले भारत में फ्रेशनेस थी, ये हर चीज में तरोताजापन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, यहाँ के लोग वही घिसे पीटे हो गए, बासी हो गए, यानी कि पुरानी आदतें और पुराने तरीके लोगों ने अपना लिए। सेकेंड, नैरो कास्ट डिविजन्स एंड कस्टम्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रॉड माइंडेड विजन। पहले यहाँ के लोगों का जो मस्तिष्क था वो बहुत विस्तृत था, दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था, लेकिन अब क्या हो गया था, अब यहाँ पे जाति प्रथा का निर्माण हो गया था, अलग अलग रीति रिवाज हो गए थे और उसकी वजह से समाज अलग अलग वर्गों में बंट गया था। थर्ड, इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय मुगल्स एंड इस्लाम, और इसके बाद में भारत पे मुगलों ने, इस्लाम ने आक्रमण भी कर दिया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट सेव्ड इंडिया फ्रॉम कंप्लीट डेटोरेशन। गिव 2 रीजंस। इन सब चीज़ों के बाद भी हम कह सकते हैं कि भारत में पूरी तरह से पतन नहीं हुआ था। तो हमें यहाँ पे बताने हैं 2 कारण, जिन कारण की वजह से भारत में पूरी तरह से पतन नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों के बावजूद भी क्या थे वो 2 कारण, देखते हैं। आंसर, इंडिया वॉज सेव्ड बाय हर एबिलिटी टू अडेप्ट टू द ग्रेट चेंजेस। तो पहली चीज़ थी कि भारत में योग्यता थी कि वो परिवर्तनों से समायोजन कर पाए यहाँ के लोग। एंड इन्फ्लुएंसेस दैट केम इन, तो जो जो परिवर्तन, जो जो प्रभाव यहाँ पे आए, उन सब से हमने समायोजन कर लिया, इसीलिए हम अपने आप को बनाए रख पाए। इंडिया नेवर फॉरगॉट हर पास्ट ग्लोरीज एंड ट्रेडिशंस। और सेकंड चीज, हम कभी भी हमारे अतीत को नहीं भूल पाए, हमारे इतिहास को नहीं भूल पाए, जो हमारे इतिहास की परंपराओं को और जो शोभा थी इतिहास की, जो ग्लोरी थी हमारे इतिहास की, हमने उसे नहीं भूला। तो इन 2 कारणों की वजह से हमारा पूरा पतन नहीं हो पाया। यस, हमारा थोड़ा पतन हुआ, हम पे आक्रमण भी हुए, लेकिन फिर भी हमने अपना अस्तित्व बनाए रखा।
नेक्स्ट, व्हाट नेगेटिव इफेक्ट हैव वेस्टर्न इन्वेंशन हैड ऑन आवर कंट्री। जब भारत पर विदेशी और स्पेशली जो पश्चिमी आक्रमण हुए तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। डिड इट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट टू, और क्या कोई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इफ सो, अगर पड़ा, व्हाट, तो वो सकारात्मक प्रभाव क्या था। ठीक है, तो आंसर, नेगेटिव एफर्ट्स ऑफ वेस्टर्न इन्वेंशन वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज बाय फॉरेनर्स। तो बच्चों, जब पश्चिमी आक्रमण होता है, स्पेशली जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया गया, यहाँ के लोगों पे अत्याचार किए गए, और यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनको भी विदेशियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया और यहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। तो ये तो था नेगेटिव, नकारात्मक इम्पैक्ट। द पॉजिटिव इफेक्ट वाज, अब हम बात कर रहे हैं सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था इसका। द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश यूरोपियन आइडियाज एंड नॉलेज। सकारात्मक प्रभाव ये था कि भारत के लोगों तक जो विदेशों में, जो यूरोप में नए नए आइडियाज आ रहे थे, जो नया नया ज्ञान आ रहा था, वो भी पहुंच पा रहा था। भारत के लोग उस ज्ञान को जान पाए, उन आइडियाज को जान पाए। यूरोपियंस बॉट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अर्ली इन आवर कंट्री, और यस, ये यूरोप के लोग ही थे जो भारत में औद्योगिक क्रांति लेकर आए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। Next, as the Prime Minister of the country, what are the major tasks that Nehru faces? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो क्या प्रमुख कार्य थे जो उन्हें करने थे, जिसका सामना उन्हें करना था। आंसर, नेहरूज मेन टास्क्स आर, तो जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख कार्य ये उन्हें करने थे। फर्स्ट, टू चूज द बेस्ट स्ट्रक्चर दैट विल लीड, एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्णय करना कि कौन सा स्ट्रक्चर भारत के लिए बेस्ट होगा, जो भारत को ले जाए टू प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, उस रास्ते पे जहां भारत और ज़्यादा प्रोग्रेस, उन्नति कर पाए और प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता प्राप्त कर पाए। सेकेंड, टू स्टिर पीपल टू टेक एक्शन एंड ब्रिंग चेंज, लोगों को जागृत करना, लोगों को प्रेरित करना कार्य करने के लिए और भारत में परिवर्तन लाने के लिए। तो ये दो मेजर काम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स नेहरूज टास्क डिफिकल्ट, ये दो कार्य इतने आसान नहीं थे, बहुत कठिन थे। क्यों कठिन थे, क्या वजह थी कि ये दो कार्य नेहरू जी के लिए करना इतना कठिन था। आंसर, नेहरूज टास्क इज मेड डिफिकल्ट बाय द डिस्टर्बेंस एंड कंफ्यूजन ऑफ द टाइम। तो ये कार्य कठिन इसलिए हो गए थे बिकॉज उस समय लोगों के दिमागों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। देयर इज ऑल्सो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय ट्राइंग टू रिटेन बोथ वैल्यूज एंड स्पिरिट एंड मटीरियल प्रोग्रेस, और साथ साथ एक संघर्ष चल रहा था लोगों के मस्तिष्क में। एक तरफ वो पुराने मूल्यों को बनाए रखना चाहते थे और दूसरी तरफ वो भौतिक उन्नति भी पाना चाहते थे। तो दोनों चीजें बनाए रखना एक साथ बहुत कठिन था, यानी कि वही बात है, अतीत से भी नाता जोड़े रखना, भविष्य में आगे बढ़ना, दोनों चीजें एक साथ करना, यही चीज थी कि इनका काम इतना कठिन हो गया था। What model of change does गांधी जी प्रोवाइड, what are its advantage? तो बच्चों, जो गांधी जी का परिवर्तन का मॉडल था, जो परिवर्तन का प्रारूप था गांधी जी का, वो कैसा था। ओके, और सेकंड हमें बताना है कि उस मॉडल के क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या लाभ थे। आंसर, गांधी जी मॉडल यूजेस बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो बच्चों, गांधी जी का परिवर्तन का मॉडल वो था जिसमें वो कंटिन्यूटी की बात भी करते हैं कि पुरानी चीज़ों को बनाए रखो, और साथ साथ वो परिवर्तन की बात भी करते हैं। द एडवांटेज आर दैट इट यूजेस ट्रूथ एंड पीसफुल वेज, और इसका लाभ क्या था कि इसमें ऐसे रास्ते यूज़ किए जाते थे जो कि सच पे आधारित हो और शांतिपूर्ण तरीकों पर आधारित हो। ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस, और ऐसे तरीकों का यूज करके क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते थे। ही यूजेस मेथड्स दैट आर इंडियन इन ओरिजिन, और गांधी जी उन तरीकों का यूज करना चाहते थे जो कि इंडियन हो, भारतीय हो, जिनका जो मूल है, जिनकी जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई हो। इस ऐसे तरीकों का यूज करके वो आगे भविष्य में बढ़ना चाहते थे।
नेक्स्ट, इज नेहरू फॉर कंटिन्यूटी एंड और चेंज। तो बच्चों ये तो ही गांधी जी की बात, अब हमें पंडित नेहरू की बात बतानी है कि वो कंटिन्यूटी और चेंज इन दोनों में से किसी एक को चुनते थे या वो भी दोनों की बातें करते थे। आंसर, नेहरू वांट्स बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो बच्चों पंडित नेहरू भी दोनों चीजें चाहती हैं, वो कंटिन्यूटी भी चाहते हैं, अतीत से जुड़ाव भी बनाए रखना चाहते हैं और भविष्य में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, भविष्य के लिए परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि अतीत से हम अपनी जड़ें बनाए रखें। ओके, नेक्स्ट, व्हाट रोल डज नेहरू गिव टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पंडित नेहरू के अनुसार विज्ञान और तकनीक की क्या भूमिका रहने वाली है एक अच्छा भारत का भविष्य बनाने में। आंसर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बच्चों पंडित नेहरू के अनुसार अगर विज्ञान और तकनीकी अच्छा अच्छी तरह से उन्नति करेगा, अच्छी तरह से प्रगति करेगा, तो ऐसे में लोगों की जो समस्याएं है ना, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने का, वो समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी, जो आर्थिक समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। नेक्स्ट, व्हाट डज नेहरू फाइंड मोस्ट रिमार्केबल अबाउट पीपल नाउ। पंडित नेहरू के अनुसार आज के समय में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है। Answer, Nehru finds it remarkable that people who refused to change in the past are now marching forward with speed and determination। तो बच्चों पंडित नेहरू के अनुसार सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वो लोग जो पहले परिवर्तन नहीं चाहते थे, परिवर्तन के लिए पूरी तरह से मना कर देते थे, आज वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, परिवर्तन के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और वो भी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, बिकॉज उनको समझ आ गया है परिवर्तन कितना आवश्यक है और आज वो परिवर्तन के रास्ते पे आगे अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेहरूज विजन ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। पंडित नेहरू का क्या सपना है भारत के भविष्य को लेकर, वो क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए। आंसर, नेहरूज विजन इज ऑफ अ प्रॉस्परस इंडिया। पंडित नेहरू ये चाहते हैं कि भारत एक समृद्धिशाली देश बन पाए, मटेरियल प्रोग्रेस फॉर हर वास्ट पॉपुलेशन, एक ऐसा देश जहां सब लोगों को भौतिकवादी आवश्यकताएं उनकी पूरी हो, भौतिकवादी प्रगति सब लोगों को मिल पाए। ही ऑल्सो होप्स दैट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट टेक प्लेस इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट और रीजन शुड स्टॉप। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अब तक भारत में जो संघर्ष होते आए हैं धर्म, जाति या प्रांत, प्रदेश के नाम पे, वो सभी संघर्ष रुक जाएं। ही वांट्स इंडिया to be vibrant, its democracy on associated pattern. He wants a classless and casteless society। और वो चाहते हैं कि भारत एक वाइब्रेंट, एक जीवंत देश बने जहाँ पर लोकतंत्र भी हो, समाजवाद भी हो, और वो चाहते हैं कि भारत क्लासलेस यानी कि वर्ग विहीन और कास्टलेस यानी कि जाति विहीन देश बन पाए। नेक्स्ट, What can you tell about the times in which Nehru made this speech? आपको क्या लगता है कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था वो समय कैसा था। आंसर, there were times of confusion and conflict among Indians on the basis of caste, religion and reason। तो बच्चों ये वो समय था जब भारत में संघर्ष विद्यमान थे, ऐसे संघर्ष जो कि लोग जाति, धर्म या प्रांत के नाम पे करते थे, लोग आपस में बंटवारा कर लेते थे, एक दूसरे को आपस से बांट लेते थे, ये वो समय था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न अबाउट नेहरू फ्रॉम दिस स्पीच। पंडित नेहरू के इस भाषण को पढ़ने के बाद आपको पंडित नेहरू के बारे में क्या पता चलता है। आंसर, नेहरू हैज़ अ डीप नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमें पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के इतिहास की कितनी गहरी समझ थी। ही अपीयर्स टू बी कंसर्न एंड डज नॉट स्पीक इन अ लैंग्वेज ऑफ हेट्रेड और एंगर। ऐसा लग रहा है उनके भाषण पढ़ के कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा इस बात को मानते थे कि उन्हें नफरत की या गुस्से की भाषा नहीं बोलनी है। ही इज अ मैन ऑफ साइंस। वो एक विज्ञान के व्यक्ति थे, वो विज्ञान का महत्व समझते थे। एंड हैज डीप फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसीलिए विज्ञान और तकनीकी में भी उनको पूरा विश्वास था कि ये हमारे देश के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर्स। आई होप चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स आपको सब समझ आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू।